मैरी क्रिसमस टू ऑल। कैसे हैं सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। क्रिसमस जो है एंजॉय कीजिए क्रिसमस को, ठीक है। और न्यू ईयर भी आने वाला है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप करना है, उसके लिए आप लोगों को प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा। ओके, तो आइए आज का जो डिस्कशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्रिसमस के साथ साथ एक और डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं, गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं हम लोग अपनी कंट्री में 25 दिसंबर को हर साल। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है आज। उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे हम गुड गवर्नेंस डे यानी कि सुशासन जो दिवस है वो हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस वीक भी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, ठीक है। वो कौन से तारीख को हमने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, ये आप लोग बताइएगा, क्योंकि डिस्कस किया था मैंने ऑलरेडी। तो याद रखिएगा, गुड गवर्नेंस डे जो है वो हम 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ऑलिव रेडले टर्टल्स के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। अभी रिसर्चर्स जो हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनके द्वारा बोला गया कि आउट टैगिंग जो है ऑलिव रेडले टर्टल्स की, तो वहाँ पे आउट टैगिंग जो की गई है 3 मास जो नेस्टिंग साइट्स है हमारी इंडिया में, वहाँ पे की गई है। जैसे गहीर मत्था, देवी रिवर माउथ, ऋषिकुल्या, ठीक है। ऋषिकुल्या रिवर, देवी रिवर माउथ और गहीर मत्था। तो ये लोकेशन है कहाँ पे, ये हम देख लेते हैं। ये लोकेशन कहाँ पे, ये उड़ीसा में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलिव रेडले जो टर्टल नेस्टिंग बीच है, यहाँ पे गड़ी मत्था है, ठीक है। मास नेस्टिंग बीचीज है ये ऋषिकुल्या रिवर और देवी रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये मिलके जो रिवर यहाँ पे माउथ बनाती है, ठीक है, यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे गड़ी मत्था में मिलती है आके। तो ऑलिव जो रेडले नेस्टिंग बीच है, तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो लोकेशन याद रखिएगा, अगर आपको यहाँ से समझ ना आ रहा हो तो लोकेशन जो है यहाँ पे देखिए आप, ठीक है। बेसिकली इस रिवर की यहाँ पे बात की जा रही है, इस रीजन की बात की जा रही है उड़ीसा में, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे जो मास नेस्टिंग रहती है, स्पेशली जो ऑलिव रेडले टर्टल्स है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट भी कैसे करना है इसके बारे में भी यहाँ पे बात की जा रही है। क्योंकि ऐसी ही जो करवाया गया था सर्वे, ठीक है, तो 2021 जनवरी में करवाया गया था। उसके बाद जो अभी अबाउट 25 ईयर्स हो चुके हैं, तो 1556 टर्टल्स जो हैं 25 ईयर्स में इनको टैग दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मास नेस्टिंग होती है, ठीक है। तो जो टर्टल्स रहते हैं यहाँ पे नेस्टिंग होती है, यानी कि जो अंडे देते हैं टर्टल्स यहाँ पे देते हैं, तो ये समुद्र से बाहर आते हैं। तो यहाँ पे बीच पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, काफ़ी सुंदर देखने को मिलता है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव भी लिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एरिया को पर्टिकुलर की बात किस एरिया की जा रही है। ऑलिव रेडले टर्टल जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉलेस्ट होते हैं, मोस्ट अबंडेंट है ऑल ऑफ सी, ठीक है। ये पाए जाते हैं फाउंड इन दी वर्ल्ड। क्लियर? हमारी कंट्री के साथ साथ और भी कंट्री में ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे ऑलिव रेडले टर्टल्स की जो स्पीसीज़ है वो पाई जाती हैं। ये टर्टल्स जो है ये कार्निवोरस होते हैं। अब कार्निवोरस, हार्बिवोरस, इसमें हम डिफरेंस देख लेते हैं। कार्निवोरस होते हैं, ओमनिवोरस होते हैं, हर्बिवोरस होते हैं, ठीक है। जैसे कार्निवोरस क्या होते हैं, वो एनिमल्स जो सिर्फ मीट खाते हैं वो होते हैं कार्निवोरस। ओमनिवोरस कौन से होते हैं, जो एनिमल्स मीट भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं। हार्बिवोरस कौन से होते हैं, जो मेनली क्या खाते हैं, ओनली प्लांट्स खाते हैं। तो ये जो ऑलिव रेडले टर्टल्स हैं ये क्या है, कार्निवोरस हैं। ये ओनली क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, मांस मीट वगैरह खाते हैं, ठीक है। तो ऑलिव जो है इनका जो कलर्ड है, यानी कि नेम फ्रॉम देयर ऑलिव कलर्ड एक कैरापेस, ठीक है। तो यूनिक मास नेस्टिंग होती है अरीबड़ा, ठीक है। अरीबड़ा में 1000 जो फीमेल्स टर्टल्स रहते हैं वो एक साथ मिलके बीच पे आते हैं और एग्स वगैरह वो देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में आपको बताया मैंने, ठीक है। तो जितनी भी फीमेल टर्टल्स रहती हैं यहाँ पे क्या करती हैं, एग देती हैं, ठीक है। तो मास नेस्टिंग इनकी देखने को मिलती है इस रीजन में, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्ट भी किया जाता है, हमारी कंट्री के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं इसके चलते। और साथ ही साथ ये जो पाए जाते हैं वार्म वाटर्स में पाए जाते हैं, स्पेशली पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशियन में। क्लियर? उड़ीसा के जो गड़ी मत्था मैरीन सेंचुरी है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट है रूकी, ठीक है। तो सी ऑफ टर्टल्स यहाँ पे देखने को मिले, यानी कि कॉलोनी मानी जाती है ब्रीडिंग एनिमल्स की। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें ऑलिव रेडले टर्टल्स की, तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की शेड्यूल फर्स्ट में इसको रखा गया है। IUCN की रेड लिस्ट में इसको वनरेबल कैटेगरी में रखा गया है। सिटीज़ की अपेंडिक्स फर्स्ट में रखा गया है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, कार्निवोरस कौन से एनिमल है, ओमनिवोरस कौन से हैं और हार्बिवोरस कौन से है, ठीक है। थ्रेट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, स्पेशली जब वाटर पोल्यूशन होता है, मैरीन पोल्यूशन और जो वेस्टेज रहता है वो हम डंप कर देते हैं ओशियंस वगैरह में। उसके चलते क्या रहता है, जो टर्टल्स या मैरीन लाइफ में जो
प्लांट्स होते हैं, स्पीसीज़ होती हैं, ठीक है, एनिमल स्पीसीज़ होती हैं, उनकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा थ्रेट होता है और साथ ही साथ उनकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा होता है, ठीक है। यानी कि जैसे पॉलीथीन जो है वो डंप कर दिया ओशन में, तो जो टर्टल्स फिशीज़ हैं वो उसको खाएंगे, ठीक है, उसकी वजह से उनकी जान चली जाएगी। तो मैरीन पोल्यूशन एंड वेस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा अहम मुद्दा है, इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट भी काम कर रही है। क्लियर। ह्यूमन कंजप्शन यानी कि एक्सटेंसिवली पोस्ट किया जाता है, स्पेशली इनका मीट जो है, इसके शेल, लेदर, एग्स, ठीक है, तो इनका क्या किया जाता है, ह्यूमन जो है इनको खाते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक गार्बेज यानी कि इंक्रीज होता है, प्लास्टिक फिशिंग नेट्स हो गया, डिस्कार्डेड नेट्स हो गया, पॉलीथीन डंप करते हैं, गार्बेज डंप किया जाता है टूरिस्ट के द्वारा, फिशिंग वर्कर्स के द्वारा, उसके चलते भी इनकी जो संख्या वो घट रही है, ठीक है। फिशिंग ट्रॉलर्स, अब फिशिंग ट्रॉलर्स क्या होते हैं, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको सही तरीके से समझ आएगा। ये क्या करते हैं, फिशरमैन जो होते हैं ऐसा फिशिंग ट्रॉलर यूज़ करते हैं फिशेस को पकड़ने के लिए। तो इन फिशेस को पकड़ने के लिए बड़े से जैसे ये नेट होते हैं, ठीक है, फिशेस तो इसके साथ आती है और भी जो मैरीन लाइफ में जो जो स्पीसीज पाई जाती है, एनिमल स्पीसीज, वो भी आ जाती है। तो टर्टल्स भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इसके इसके चलते काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानी देखने को मिलती है, क्योंकि जो प्लांट्स रहते हैं ओशन में, फिशेस रहती है और भी बहुत सारी स्पीसीज रहती हैं, तो इसको क्या कर लिया जाता है, जो फिशरमैन है उनके द्वारा इसको कैच कर लिया जाता है, उसके भी कारण जो है ये संख्या जो है घट रही है। अगर बात करें श्रीलंका में भी, अब श्रीलंका में जो है इसको फिशिंग ट्रोलिंग को बैन कर रखा है, ताकि ऐसी जो ट्रोलिंग की जाती है उसको बैन कर रखा है, ठीक है। तो अभी जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी देखने को मिली थी श्रीलंका और इंडिया के बिटवीन, ठीक है, इसको लेके इफेक्ट जो रहता है बॉटम ट्रेलिंग का, डिस्ट्रॉय हो जाता है, स्पेशली जो रीफ्स हैं, ठीक है, कोरल रीफ्स जो रहते हैं, डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं सेंडिमेंट्स, बॉटम ड्वेलिंग मैरीन लाइफ, ओके। जो प्लम्स रहते हैं, ठीक है, स्पेशली जो कैन बी सीन फ्रॉम द स्पेस, वो भी जो है डिस्ट्रॉय होते दिखते हैं। अनवांटेड जो फिश और मैरीन लाइफ है 40 to 90% है, ठीक है, बाई कैच की जाती है इसके चलते, इसलिए ये इसको बैन करने की बात की जाती है, बट हमारे इंडिया में इसका यूज़ किया जाता है काफ़ी ह्यूज तौर पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है मैरीन रिसोर्सेज का, इसके चलते जो यूज़ की जाती है ट्रॉलर्स, ठीक है, तो वायलेट करता है ये रूल, स्पेशली नॉट फिश 20 किलोमीटर्स विद इन दी मैरीन सेंचुरी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये ट्रॉलर्स जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं फिशरमैन के द्वारा, ठीक है। इनिशिएटिव जो है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो लिए गए हैं, जैसे ऑपरेशन ओलिवा जो है एवरी ईयर जो है इसके इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ये स्टार्ट किया जाता है, ऑपरेशन ओलिवा नियरली 1980s में ये स्टार्ट किया गया था, ताकि हम प्रोटेक्ट कर सके ओलिव रेडलेट टर्टल्स को, ठीक है, स्पेशली उड़ीसा कोस्ट में जो ब्रीडिंग एंड नेस्टिंग होती है नवंबर टू दिसंबर मंथ में, ठीक है। मैंडेटरी यूज़ फॉर टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस यूज़ किए गए, जिसको TEDs बोला गया, ताकि रिड्यूस कर सके जो एक्सीडेंटल किलिंग होती है इंडिया में। उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा इसको मैंडेटरी किया गया कि जो ट्रॉल्स हैं, ठीक है, उसको जो यूज़ किया जाता है, स्पेशली टर्टल एक्सक्लूडेड डिवाइस, ठीक है, इसको यूज़ करके जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में हम जान लेते हैं, जिसके बारे में जो रिसर्च की गई है, ठीक है, इसके चलते। तो सबॉर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है ये। 1916 में इसको लॉन्च किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। नेशनल सेंटर फॉर फेनेस्टिक सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन जो है रिसोर्सेज का, ठीक है, एडवांसमेंट जो रहती है नॉलेज एक्सपेडिशनली, तो रिच फ्यूनरल डिवाइसेस जो है हमारी कंट्री की, उस बेस पे ये काम करती है। हेडक्वार्टर इसके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कोलकाता में, और साथ ही साथ 16 रीजनल स्टेशन हैं अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन में जो हमारी कंट्री में पाई जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उड़ीसा की लोकेशन जो है आपको क्लियर होनी चाहिए। उड़ीसा को जो बाउंड्री टच करती है, स्टेट बाउंड्री, वो है वेस्ट बंगाल, साथ ही साथ झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जो है वो टच नहीं करता है, ये आप लोगों को याद रखना है, और यहाँ से बे ऑफ बंगाल। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्नाकुलर इनोवेशन जो प्रोग्राम है, रिसेंटली ही अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम। ये क्या करेगा, जो हमारी कंट्री में इनोवेटर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, उनको एक इनोवेशन इकोसिस्टम प्रोवाइड करवाया जाएगा, स्पेशली 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में। 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल जो है, 8th शेड्यूल में 12 शेड्यूल्स पाए जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। उसमें से जो 8th शेड्यूल है वो बात करता है किसकी, लैंग्वेजेस की। तो टोटली 22 लैंग्वेजेस हैं। ऑफिशियली कितनी थी, ऑफिशियली 14 लैंग्वेजेस थी, ठीक है।
तो बाद में उसको अमेंडमेंट करके ऐड ऑन किया गया अलग अलग लैंग्वेजेस को। सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 के तहत। फिर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को इंक्लूड किया गया 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को ऐड किया गया 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, और ये फोर्स में आया 2004 में। तो आज के टाइम में टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेजेस हैं, तो याद रखिएगा। पार्ट जो 17 है उसमें रखा गया है, ठीक है, तो ये डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस को। आर्टिकल 343 से 351 तक असामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथली, मैथिली एंड डोगरी, ठीक है। तो ये लैंग्वेजेस हैं। आपका क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने मेरे को ये बताना है कि हमारे इंडिया में क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन कौन सी और कितनी है, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, क्लासिकल लैंग्वेजेस बताइएगा कि कौन कौन सी है। उसके अलावा अभी इस स्लाइड में देख सकते हैं जो असामी है, ठीक है, असामी को असम में बोला जाता है। रिकॉग्नाइज कब किया गया? 1950 में किया गया। बंगाली जो है इसको वेस्ट बंगाल में बोला जाता है, 1950 में भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया। बोडो जो है ये असम और वेस्ट बंगाल में बोली जाती है, 2003 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया। डोगरी को जम्मू कश्मीर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, और 2003 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया। गुजराती जो है गुजरात में बोली जाती है, 1950 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया। हिंदी जो है जो हमारे नॉर्थ स्टेट हैं, ठीक है, नॉर्दर्न स्टेट है, मोस्टली नॉर्दर्न स्टेट्स में हिंदी जो है वो बोली जाती है और रिकॉग्नाइज किया गया 1950 में। कश्मीरी जम्मू एंड कश्मीर में रिकॉग्नाइज किया गया 1950 में। कन्नड़ कर्नाटका में बोली जाती है 1950 में। कोंकणी कहाँ पे बोली जाती है? गोवा एंड पार्ट्स जो हैं कर्नाटका के, तो 1992 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया। मलयालम जो है ये केरला में बोली जाती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ इसको एक बार देख लीजिए। मैं बोल भी रही हूँ तो इसको एक बार सुन भी लीजिए, क्लियर। मणिपुरी जो है ये मणिपुर में बोली जाती है, 1992 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया। मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है, 1950 में रिकॉग्नाइज किया गया। मैथिली जो है पार्ट्स ऑफ बिहार में बोली जाती है, 2003 में रिकॉग्नाइज किया गया। नेपाली जो है सिक्किम एंड जो पार्ट्स हैं वेस्ट बंगाल के कुछ, ठीक है, वहाँ पे बोली जाती है, 1992 में रिकॉग्नाइज किया गया इसको। ओडिया जो है उड़ीसा में बोली जाती है 1950 में। पंजाबी जो है पंजाब एंड चंडीगढ़ में बोली जाती है 1950 में, ठीक है, इसको रिकॉग्नाइज किया गया। संस्कृत जो है ये मोस्टली जो है संस्कृत हमारे इंडिया में जो है इसके बारे में जो बोली जाती है, ठीक है। तो सिंधी जो है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में 1967 में रिकॉग्नाइज किया गया। संथली जो है झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल 2003 में। तमिल तमिलनाडु, पुडुचेरी 1950 में। तेलुगु आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उर्दू नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है, तो 1950 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइए चलते हैं कि जो इनोवेशन की बात यहाँ पे की जा रही है, इनोवेशन प्रोग्राम की, तो जो वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है, स्पेशली जो लोअर लैंग्वेजेस बैरियर है, ठीक है, उस फील्ड में लेके आना, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में लेके आना उसको, ठीक है, लोअर लैंग्वेजेस को, स्पेशली जो सिस्टमेटिकली डीकपल क्रिएटिव एक्सप्रेशंस हैं, लैंग्वेज ट्रांजेक्शन जो हो सके आसानी से, वो चीज़ें यहाँ पे बेसिकली की जा रही है, क्लियर। बेसिकली क्या है कि लैंग्वेज के बेस पे जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड करवाया जाएगा, इनोवेशन इकोसिस्टम, कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए या एंटरप्रेन्योर्स के लिए इजी वे रहे, ठीक है। तो सिस्टमेटिकली से सारी चीज़ें होंगी, तो बिल्डअप किया जाएगा जो नेसेसरी जो कैपेसिटी है, ठीक है, वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम, अटल इनोवेशन मिशन जो है ये आइडेंटिफाई किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी वर्नाकुलर टास्क फोर्स, ठीक है, ट्रेन किया जाएगा। और जो ईच ऑफ दी जो रहेंगी 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में यहाँ पे जो है चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएगी। ईच जो टास्क फोर्स रहेगी वो कंप्राइजेज होगी वर्नाकुलर लैंग्वेज में। लैंग्वेज जो टीचर्स रहेंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स रहेंगे, यहाँ पे टेक्निकल राइटर्स रहेंगे, लीडरशिप ऑफ रीजनल अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सिग्निफिकेंस क्या है कि स्पेशली जो इंडियन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम है उसको सही तरीके से लेके चलना, ठीक है, स्टेपिंग स्टोन यहाँ पे यानी कि एक नींव रखी जाएगी इसकी। असिस्ट किया जाएगा यानी कि हमारे इंडिया के जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, उनकी मदद की जाएगी। स्ट्रॉन्ग लोकल नेटवर्क यहाँ पे बिल्डअप किया जाएगा, स्पेशली जो डिज़ाइन एक्सपर्ट्स रहेंगे, इनोवेशन प्रैक्टिशनर्स रहेंगे उनके थ्रू। और साथ ही साथ जो बैरियर्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, लैंग्वेज का स्पेशली गैप देखने को मिलता है, ठीक है, कई बार जो है
चीज़ें समझ नहीं आती हैं लैंग्वेज की वजह से, तो उसको भी, उस गैप को भी फिल करने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी वर्नाकुलर इनोवेटर्स के थ्रू, ठीक है। तो 90% जो इंडियन पॉपुलेशन है, ठीक है, वो स्टैगरिंग है, यानी कि जो स्पेशली लैंग्वेज के बेस पे जो गैप देखने को मिलता है वैसे 90% है, ठीक है। 2011 के सेंसस के हिसाब से देखें तो ओनली 10.4%, 0.02% जो इंडियंस हैं वो स्पोक करते हैं, यानी कि इंग्लिश को वो फर्स्ट लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, यानी कि प्रेफरेंस जो देते हैं 0.02% जो इंडियंस हैं वो सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को। तो काफ़ी ज़्यादा गैप जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए गए हैं रिलेटेड टू इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स इम्प्रिंट, यानी कि इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन टेक्नोलॉजी, उच्चतर आविष्कार योजना, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, मिशन इनोवेशन 2.0, अटल इनोवेशन मिशन प्राइम, अटल इनोवेशन आई क्रिस्ट, नीति आयोग का ये, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर और अटल थिंकिंग लैब्स, ठीक है। तो ये किसके हैं इनिशिएटिव, ये क्या है, नीति आयोग के, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्लियर। उसके अलावा बात करें अटल इनोवेशन मिशन की, एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, स्पेशली नीति आयोग के द्वारा इसको सेटअप किया गया ताकि हम प्रमोट कर सके कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है हमारी कंट्री में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि न्यू प्रोग्राम्स लेके आना, न्यू पॉलिसीज लेके आना, स्पेशली इनोवेशन सेक्टर में डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्टर्स देखने को मिलता है इकोनॉमी का, एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना, कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाना लोगों के लिए, ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके, एक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा सके इनोवेशन इकोसिस्टम का हमारी कंट्री में। और साथ ही साथ मेजर अचीवमेंट्स क्या हैं इसकी, कि अटल इनोवेशन मिशन जो इनिशिएटिव है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया गया एडवांसमेंट ऑफ इंडिया में, स्पेशली जो 81 इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यानी कि 81 पोजीशन रही हमारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, ठीक है, 2015 में, और पोजीशन 48 रही 2020 में। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सुधरती देखी इसमें, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अटल इनोवेशन मिशन की बात करें तो ये कुछ मतलब पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, इनकी अटल इनोवेशन मिशन की, कि अटल थिंकिंग लैब, ठीक है, ये हमने पढ़ा है अभी, अटल न्यू इंडिया चैलेंज, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, अटल रिसर्च इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज, मेंटर्स ऑफ चैलेंज, ठीक है। तो ये अटल इनोवेशन मिशन के ही क्या है, टारगेट्स हैं जो अचीव करने में ये क्या कर रहे हैं, अभी काम कर रही हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो शेड्यूल्स जो हैं, ठीक है, शेड्यूल 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस रखी गई हैं उसके बारे में भी आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है मिसाइल प्रलय की। मिसाइल प्रलय जो है रिसेंटली ही DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया गया है फ्लाइट टेस्ट। कहाँ पे, ये है कोस्ट जो है उड़ीसा की, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसको व्हीलर आइलैंड बोला जाता था, ठीक है। तो इंडिजीनियसली डेवलप है, यानी कि हमारी कंट्री में इसको डेवलप किया गया है, और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है प्रलय, ठीक है, याद रखिएगा, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इस प्रलय जो मिसाइल, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। प्रलय जो है इंडिया की फर्स्ट कन्वेंशनल क्वाजी जो ब्लास्टिक मिसाइल है, ठीक है। तो कन्वेंशनल मिसाइल अटैक फॉर नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्वाजाई ब्लास्टिक मिसाइल जो है ये लो ट्रेजेडी रहती है, ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्वाजाई ब्लास्टिक मिसाइल ऐसी एक और थी जैसे शौर्य मिसाइल थी, ठीक है, वैसे ही आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ ये क्या करेगी, अपना जो पाथ है, जैसे स्ट्रेट जाएगी ना, पाथ भी चेंज कर सकती है, ठीक है। तो रेंज इन मिड एयर, क्लियर। और साथ ही साथ मिसाइल गाइडेंस सिस्टम जो है इसमें इंक्लूड किया गया है, स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम भी रहेगा इसमें। बैकग्राउंड की अगर बात करें तो प्रहार मिसाइल प्रोग्राम जो है इसके चलते जो है ये सारी चीज़ें अभी क्या कर रहे हैं, इसका न्यू जो अपडेशन लेके आ रहे हैं। तो फर्स्ट जो फ्लाइट टेस्ट की गई थी, यानी कि फर्स्ट मिसाइल टेस्ट की गई थी 2011 में की गई थी। प्रहार जो है ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, तो 150 किलोमीटर की रेंज तक ये अपने टारगेट को हिट कर सकती है। प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है इसका, कि जो गैप देखने को मिलता है बिटवीन अनगाइडेड पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर एंड गाइडेड पृथ्वी मिसाइल वेरिएंट, ठीक है। तो उसमें जो गैप है वो फिल करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। और साथ ही साथ जो मिसाइल की रेंज है 150 to 500 किलोमीटर तक है, और ये क्या है, मोबाइल लॉन्चर से इसको लॉन्च किया जाता है। प्रलय जो है ये लॉन्गेस्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है। तो ये आर्मी के लिए डेडिकेट की गई है, क्लियर। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई डाउट होगा इस लेक्चर के रिगार्डिंग तो अपने डाउट्स को क्लियर करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा।
PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर नहीं पसंद आए तो प्लीज़ डिसलाइक भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।